बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की तीसरी अहम स्टेज जो अच्छी पैदावार लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कौन सी मैनेजमेंट है जो हमें करना ज़रूरी होती है और वो कौन सी एहतियातें हैं जो अच्छी पैदावार की ज़ामिन है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरी वालदा को इसाले सवाब कर दें। जज़ाकल्लाह। सीजन के स्टार्ट में हमने गंदम की 4 इंतहाई अहम स्टेजेस के बारे में बात की थी। दूसरी स्टेज जो थी वो ये थी कि सिट्टे पे घुंडियों की तादाद, और ये वो मरहला है जो हमारी मैनेजमेंट से लीस्ट अफेक्टेड है, यानी कि हमारी मैनेजमेंट जो है इस पे ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती, क्योंकि मौसमी जो सूरत हाल है उसकी वजह से गंदम पे किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत जो है वो स्ट्रेस आ जाता है, या वीडीसाइड जो हमने अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है। तो ये एक अहम चीज़ इसमें ये है कि ये नेचुरली अल्लाह पाक ने जो है वो वराइटीज़ का जो जेनेटिक जो मौरूसी खसूसियात में रखा है वो ये है कि हमारे पास जितनी भी अब वैरायटीज़ हैं इनमें 17 से लेके 21 तक जो है वो नॉर्मल घुंडियों की तादाद होती है। और अगर हम इसको अच्छा मैनेज कर लेते हैं, कुछ स्ट्रेस नहीं आता, रकबा बहुत अच्छा था, तो ऐसी सूरत में 31, 32, 33 तक जो है वो एक सिट्टे पे जो है वो घुंडियों की तादाद काउंट की गई है। दूसरी स्टेज का इंडिकेटर कुछ इस तरह से है, जब आप देखते हैं कि आपकी गंदम की फसल में जो है वो नाड़ या गांठ जो है वो एक बन गई है, जैसा कि आप मेरी उंगली के बिल्कुल सामने देख रहे हैं, फूला हुआ हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में एक बहुत छोटा जो है सिट्टा डेवलप हो जाता है जिस पर घुंडियों की तादाद जो है वो मखसूस हो जाती है। अब तीसरा जो अहम मरहला है वो गोब का है। गोब की हालत जो है वो गंदम की, ये तकरीबन मुख्तलिफ वराइटीज़ का दौरानिया कि आपने कब काश की, वराइटी मुख्तलिफ, मैनेजमेंट, इस लिहाज से जो है वो 70 से लेके 95 जो अगेती वराइटीज़ काश होती हैं उनमें 100 दिन तक भी हो सकता है। तो इस स्टेज पे जो है वो गंदम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसी गंदम गोब के बाद सिट्टा निकालती है तो पॉलिनेशन का अमल होता है, और यहाँ पे जो है वो गंदम की फसल ये तायन करती है कि एक सिट्टे में दानों की तादाद कितनी है। अब पहला स्टेप यही होगा कि दानों की तादाद अगर हमारे पास मैक्सिमम है तो उसी सूरत में जो है वो दानों की आगे जाके भराई या उनका वजन जो है वो सेकंड स्टेप में हम एंटर होंगे। तो क्या किया जाए कि हमारे पास जो है वो एक सिट्टे में ज्यादा से ज्यादा दाने हमारी मैनेजमेंट पे जो डिपेंड करता है उससे जो है वो हासिल हो सकें। इसमें जो सबसे पहली अहम बात है वो ये है कि जैसे आप ये गंदम की फसल देख रहे हैं, आपने अपना पानी जो है वो गोब का इस तरह से मैनेज करना है कि सिट्टा निकलने के 8 से 10 दिन के बाद आपका अगला पानी लगे। अगर आपकी ज़मीन रेतली है तो जब फसल जो है वो भरपूर गोब पे होती है, सिट्टा निकलने वाला होता है, आप उस हालत में जो है वो पानी लगा दें। पॉलिनेशन के अमल के दौरान जब हम पानी लगाते हैं तो थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से खुदा न खासा खदशा होता है कि हमारे पास जो फ्लोरेट हैं या घुंडियाँ हैं उनमें दाना बनने का अमल मुतासर हो। ख़ास तौर पर अगर नहर की बारी है और आप पहले टाइम में पानी लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी की सूरत में या किसी वजह से आपको पानी लगाना पड़ता है तो कोशिश करें कि आप सेकंड टाइम में जो है वो गंदम की इरिगेशन करें, ख़ास तौर पर जब सिट्टों पे जो है वो बूर हो, यानी पॉलिनेशन का अमल हो रहा, नर मादा का मिलाप हो के जो है वो दाने बन रहे हों घुंडियों में। अब उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है फोलियर स्प्रे का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से गंदम के झाड़ के टाइम में हमें माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, इसी तरह से जो अगली क्रिटिकल स्टेज है वो गोब की हालत है। यहाँ पे जो बोरान का रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन उसके साथ अगर हम NPK भी दे देते हैं तो इससे जो है वो गंदम की ज़रूरियात, अगर ज़मीन में कुछ न्यूट्रिशन जो है वो मौजूद नहीं भी थी, तो जब हम पत्तों के ज़रिए देते हैं तो ये 8-10 दिन का जो क्रिटिकल दौरानिया है इसमें गंदम जो है वो कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करती, तो हमारे पास सिट्टों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाने हमें हासिल होते हैं। गोब की हालत में जो है वो कोशिश करें आपने भर के जो है वो खाद नहीं देनी, ताकि गंदम ने जो है अपना तयन किया है रिप्रोडक्टिव फेज वाला वो उसी में रहे। हाँ, आपने बैलेंस न्यूट्रिशन ऐसी ज़रूर देनी है कि 8 से 10 दिन जो है इस मरहले के दौरान खुराक की कमी बिल्कुल वाक़ई ना हो। तो आप कोई भी NPK ले लें, नाइट्रोजन की मिकदार आप यूरिया डाल के बढ़ा सकते हैं, 1 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ जो है वो ऐसा आपने NPK मार्केट से लेना है जिसमें फास्फोरस की मिकदार जो है वो निस्बतन ज़्यादा हो। तीसरा जो न्यूट्रिशन है पोटाश, आपने उसके लिए जो है वो SOP ऐड कर लेनी है, या आप मार्केट से कोई बहुत सारे जो हैं जैसे 13-5-45 मिल रहा होता है, 13-2-43 मिल रहा है, 13-0-46 मिल रहा होता है, तो इस तरह से आपने जो है वो कोई NPK ले लेना है जिसमें हाई पोटाश हो। इसके लिए जो मैं बेहतरीन रिकमेंड करूँगा वो स्पीड फॉल के की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, उसमें जो है वो पोटाश की मिकदार भी अच्छी है, 10% जो है फास्फोरस है, 10% नाइट्रोजन है, और तकरीबन सारे ही उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। तो NPK के साथ आपने इस्तेमाल करना है बोरान। अगर आपके पास लिक्विड है तो 300 मिलीलीटर काफ़ी है, आपके पास जो है वो अगर पाउडर है 20% वाला तो 200 ग्राम से ज़्यादा आपने जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। अगर 10% वाला है
कोशिश करें वो इतना ज़्यादा हल पजीर नहीं होता। 10% वाला बोरान पाउडर जो है उसको इस्तेमाल ना करें। अगर करते हैं तो 300 ग्राम तक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट, जैसे अगर हम 13043 सीरियल जो है स्पीड फोल सीरियल, उसकी बात करें तो उसमें बोरान पहले से मौजूद है। तो ऐसी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक पैक 1 एकड़ में, तो आपको बोरान मजीद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालते हैं तो कोई 100-150 ml 5% वाला या 100 ग्राम जो है आप 20% वाला पाउडर फी एकड़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक तो जो ज़रूरी फोलियर था वो बन गया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी है और बोरान भी है। अब अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कुछ ऐड कर लेते हैं, जिसमें हेडलैंड मल्टी है, या मार्केट में ढेरों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास जिंक, कॉपर, आयरन, हमारे पास मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के हैं, तो उसको भी अगर आप ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पौधे की जितनी ज़रूरियात होती हैं आप फोलियर के ज़रिए दे देते हैं। तो ये स्टेज जो ज़्यादा से ज़्यादा दाने बनने वाली है, इसको बड़े अच्छे अंदाज से हम कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चूंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, पिछले दिनों में धुंध के दिनों में हमने 5% तक जो है वो फोलियर, यानी कि 100 लीटर पानी में यूरिया, पोटाश, MAP या नाइट्रोफास या DAP की मिकदारें 5 किलो फी एकड़ तक इस्तेमाल की हैं। ये दूसरी एहतियात है। लेकिन अब चूंकि मौसम जो है वो क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट धुंध की कंडीशन नहीं है, रात को जो है वो शबनम भी उस कदर नहीं पड़ती, दिन में धूप होती है और खुश्क हवा चलती है, तो आपने जो अब फोलियर करना है उसकी मिकदार 3% से हरगिज़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे स्ट्रेस आता है तो हमने जितनी पीछे मेहनत की हुई है, खुदा न खास्ता उसका जो है वो ज़ाया होने का अंदेशा है। तो जो भी आप फोलियर जो है वो बनाते हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो 3%, यानी कि 1 किलोग्राम तक आप यूरिया यूज़ कर सकते हैं, 1 किलोग्राम आप पोटाश इस्तेमाल कर लें, NPK फी एकड़ आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरान की मिकदार जो बताई गई है आपने वही इस्तेमाल करनी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, ज़्यादा अच्छा होता है कि झाड़ पे हम आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लें, आधा यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिकदारें 150 से 200 ग्राम, 250 ग्राम फी एकड़ तक जो है वो आप अपनी स्प्रे में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो थी चंद अहम सिफारिशात जिन पे अमल करते हुए हम सिट्टों में जो है वो दानों की मैक्सिमम, एक घुंडी में जो है वो 5 तक 7 तक जो है वो दाने वो भी आसानी से बनते हैं अगर मैनेज अच्छा किया गया हो। होप्स हो कि ये वीडियो जो है वो आपकी गंदम में अच्छी पैदावार के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई फोलियर के हवाले से क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।